नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति देने का भरोसा दिलाया है। आपको बताते चले कि देहरादून में एक होटल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में गडकरी ने कहा कि 50 से अधिक रोपवे परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए हैं और जिन पर नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड समीक्षा के बाद चरणबद्ध तरीके से इस पर आगे का संज्ञान लिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने मानस खंड के मंदिर माला मिशन के तहत प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाली 508 किलोमीटर की 20 रोपवे परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर अधिसूचित करने का अनुरोध किया है और इसकी अनुमानित लागत 8,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से टूरिज्म बढ़ रहा है और जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, सड़कों को उतना चौड़ा करना संभव नहीं है। ऐसे में रोपवे होने का होना बहुत ज़रूरी है। और कल जो है माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने आश्वस्त किया है, 50 रोपवे उन्होंने हाँ की है। निश्चित ही इससे यहाँ की जहाँ इकोनॉमी मजबूत होगी और टूरिस्ट को भी जो है आने जाने में सुविधा होगी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बड़ा हादसा हो गया। जिले में मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गंग नहर में जा गिरी। आपको बताते चले कि हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं घटना सुबह के वक्त की बताई जा रही है। आपको बताते चले कि जब कार रुड़की से मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी उस समय यह हादसा हुआ। मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र पुत्र बलबीर सिंह निवासी भोगाव सहारा मैनपुरी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस जानकारी जुटा रही है और साथ ही साथ कार में कितने लोग मौजूद थे इस पर भी जांच जारी है। ऐसा लगता है रात के समय कार शायद ओवर स्पीड रही हो जिसकी वजह से वो नीचे गंग नहर में गिरी है। तो उसमें जो ड्राइविंग सीट पे बैठा शख्स था वो भी उसमें सुबह डेड बॉडी ही उनकी मिली है। जो प्रथम दृष्टया जो पता लगा वो कहीं मीरपुर यूपी के रहने वाला व्यक्ति है और उसकी आइडेंटिटी जो है बाकी परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। कौन थे, क्या थे, कहाँ से आ रहे थे, वो चीज़ें उसके बाद क्लियर हो पाएंगी। गंग नहर भी बंद करा दी गई सर इसके लिए, बोट निकालने के लिए। शायद उस समय क्योंकि पानी का बहाव थोड़ा स्लो करने के लिए, तो क्योंकि हमारी बोट प्रॉपर नहीं निकाल पा रही थी इसलिए करना पड़ा। की बर्फीली वादियों में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में बीते 4 दिनों से लगातार रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की आस्था इस कठिन मौसम को भी मात दे रही है। जी हां, आपको बताते चले कि 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का उत्साह पूरे चरम पर है। हिमालय की गोद में बसे इस तीर्थ में तीर्थयात्री न केवल दर्शन कर रहे हैं बल्कि पवित्र सरोवर में स्नान कर अपनी गहन आस्था का परिचय भी दे रहे हैं। बर्फीली हवाएं, जमा देने वाला पानी और कठिन चढ़ाई, कोई भी चुनौती श्रद्धालुओं की भक्ति को नहीं रोक पा रही है। और वहीं आपको यह भी बताते चले कि पिछले 8 दिनों में श्री हेमकुंड साहिब में 30,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जो पिछले वर्षों के मुकाबले एक नया रिकॉर्ड है। यह न केवल आध्यात्मिक आस्था का दर्शाता है बल्कि श्री हेमकुंड साहिब के प्रति विश्व भर में बढ़ते आकर्षण को भी स्पष्ट करता है। देश भर में 51 शक्तिपीठों में से शामिल नैनीताल की मां नैना देवी मंदिर का 143वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि स्थापना कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। सुबह से ही मां नैना देवी के मंदिर में माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थी। स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर समिति के द्वारा मंदिर को फूलों की मालाओं से सजाया गया था। साथ ही महाभंडारे का भी आयोजन किया गया और जिसमें
हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। और आपको बताते चले कि मान्यता है कि राजा दक्ष ने जब अपने घर में यज्ञ करवाया था, अपनी बेटी सती व दामाद शिव को इसका न्योता नहीं दिया गया था। गुस्से में आकर मां सती अपने पिता के घर गई, पिता से कहा सुनी हुई, और जिसके बाद उन्होंने हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। आपको बताते चले कि कथा के अनुसार जब भगवान शिव सती के जले हुए शरीर को आकाश मार्ग से लेकर गुजर रहे थे तो नैनीताल में मां सती की बाईं आंख गिरी, और तभी से यहां मां नैना की पूजा की जा रही है। चला था तो ऐसा था कि बहुत गर्मी है, वहाँ पे लू चल रही थी, तो इतनी उम्मीद नहीं थी। यहाँ आए तो पहले बार देखा कि इतना एकदम थी गर्मी में इतना ठंडक मौसम, बारिश वगैरह, बहुत खूबसूरत मौसम है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन यहाँ भी किए, हम नीम करौली आश्रम वहाँ भी गए, आसपास के सारे खूबसूरत स्पॉट्स देख के आए कल हम लोग, तो बहुत ही सारा कुछ बहुत अच्छा लगा है। काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। मैं उत्तराखंड वैसे एक आध बार पहले आया हूँ, बट यहाँ नहीं आया कभी, और अभी सड़कें वगैरह बहुत अच्छी लग रही है, सारा कुछ बहुत विकास हुआ। माता में बहुत ज्यादा आस्था है, हम लोग वैष्णो माता भी गए हुए हैं, और जितने भी देवियों के सब जगह दर्शन किए, पता लगा कि यहाँ माता जी का मंदिर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना शांति हो रही है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। करना तो इट्स लाइक टू हैव द ब्लेसिंग, आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, लखनऊ से आई इतनी दूर से। और आज तो बहुत अच्छा दिन है यहाँ पे, जैसा कि पता चल रहा है कि माता जी का आज स्थापना दिवस है, तो हो सकता है कि माता जी का जो भी मैं मांगूँ उसको तुरंत ही पूरा कर दें। लगा था, सोचा था ये सब कुछ मिलेगा एक साथ। कल बारिश हो रही थी, मैं कल भी वेट कर रही थी, बट कल नहीं आ पाई मैं यहाँ पे बारिश की वजह से, बट आज वेदर अच्छा है तो फिर मैं पहुँच पाई यहाँ पे। क्या कृपा रही है माता जी की कृपा, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ कुछ मांगती हूँ तो माता जी हमेशा आशीर्वाद दे के उसे पूरा करती हैं। थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में जमीन घोटाले मामले पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई कार्रवाई के बाद अब विपक्ष ने भी इस पूरे प्रकरण की न्यायिक निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार में जमीन घोटाले की कार्रवाई पहला मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार हो या फिर देहरादून, दोनों ही जगहों पर नगर निगम की जमीनों पर कब्जा हुआ है और उसकी जांच होना बेहद ही जरूरी है। इसलिए सरकार को जुडिशियल की निगरानी में सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि इन भ्रष्टाचारों पर जो सच है वो सामने आ सके। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को कभी सीबीआई पर भरोसा नहीं होता, और जबकि प्रदेश में सरकार बेहतर काम कर रही है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो किस समय क्या बोलते हैं उनका कोई पता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो नगर निगम में जिस प्रकार से चीज़ें उजागर हुई हरिद्वार में, और आप देखेंगे उसमें जो डीएम हैं, जो संपूर्ण हुए, और वहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी रहे हैं, वहाँ के एसडीएम रहे हैं, जिन जिन की संलिप्तता इसमें पाई गई है प्रथम दृष्टया, उन पर सब पर जो है कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में जांच एजेंसी को जांच दी गई है। जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी लोग होंगे इसमें संलिप्त, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से धामी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार से उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं है, हमारी सरकार इस पर जोरदार प्रहार करने में कामयाब रही। धामी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि करप्शन मुक्त उत्तराखंड का जो नारा हमने दिया, इसमें प्रदेश भर में जो भूमि घोटाले हैं, जिनमें से कुछ चर्चा में है, कुछ चर्चा में नहीं, वो सब सामने आ रहे हैं। ये इसीलिए मैंने कहा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग भूमि घोटालों की अकेले देहरादून न अकेले हरिद्वार शहर में ये कोई पहला नहीं है, बल्कि यदि आप गहराई से जाएंगे तो देहरादून के अंदर इस तरीके के बहुत सारे घोटाले, कई ऐसी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन गए हैं जिनके विषय में कई तरीके की चर्चाएं हैं। उसमें सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस जो है वायलेट हुए।
ये देहरादून में हल्द्वानी के आसपास इस तरीके के, रुद्रपुर के आसपास इस तरीके के बहुत सारे मामले चर्चा में। तो इन सब की, इन भूमि घोटालों की, ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है भूमि घोटालों की ये शुरुआत है। जो हरिद्वार वाला मामला है जो सामने आया है, तो इसलिए इसकी जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, सीबीआई से जुडिशियल देखरेख के अंदर जांच नहीं होगी, तब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे। यही हसक हो जाएगा। ये जो सस्पेंड हुए हैं कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे इनका सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा और ये कहानी जो है दफा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड शासन के द्वारा टिहरी गढ़वाल में स्थानांतरित किए गए आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित के हरिद्वार पर जिलाधिकारी कार्यभार उनके द्वारा जो है ग्रहण किया गया है। आपको बताते चले कि ट्रेजरी कार्यालय में पारंपरिक रूप से उन्हें कार्य सौंपा गया है। मयूर दीक्षित पूर्व में भी टिहरी के जिलाधिकारी पूर्णावास निदेशक और जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं। आपको बताते चले कि हरिद्वार में पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता कानून की व्यवस्था, पारदर्शिता और जनहित में त्वरित निर्णय होंगे। तो भी सबसे पहले तो हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ, जो उनके इश्यूज़ हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हों या शासन में कोई लंबित इश्यूज़ हों या जनपद में कोई इश्यूज़ हो, उनको रिजॉल्व करेंगे और सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, उसमें समय से पूर्ण हो जाए योजनाएं, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मानसून सीज़न और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो तैयारियाँ की जानी उसकी भी बैठक करी जाएगी और आगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण हो जाएँ। सर, जो मामला चल रहा है उसको लेकर की स्थिति बन गई है, कैसे आगे का रहेगा, क्या चुनौती समझते हैं? देखिए, गुड गवर्नेंस का मैसेज जो है वो उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम। और जैसा मैंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी जाएगी कि अपने जो दायित्व हो उसका निर्वहन प्रॉपरली करें। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, अगर उसके दायित्व के निर्वहन में कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं एवं महाविद्यालय के प्रचार के बीच महाविद्यालय में खाली मिली शराब की बोतलों व कूड़े को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। तो वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्रों पर अब शराब की खाली बोतलें फेंकने एवं कार्यालय में कूड़ा डालने के आरोप लगाए। आपको बताते चले कि विवाद को बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंची और छात्रों ने प्राचार्य के कार्यालय में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नीतीश शर्मा का कहना है कि वह अपने कुछ छात्रों के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मोहन चंद पांडे के पास शिकायत को लेकर पहुंचे थे कि महाविद्यालय परिसर में भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिलने के साथ साथ कूड़ा व आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है और इस पर रोक लगाई जाए। छात्र नेता का आरोप है कि प्राचार्य ने उनकी मांगों को तो सुना लेकिन उल्टा उसी पर जो है थप्पड़ जड़ दिया और जिसके बाद थप्पड़ जड़ते ही मामला इतना बढ़ गया कि छात्रों ने प्राचार्य के कार्यालय में ही नारेबाजी शुरू कर दी और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। ये है कि आज करीब 12 बजे कॉलेज में एग्जाम चल रहा था। इस बीच और मैं अपने कॉलेज में अपने कक्ष में बैठा हुआ कुछ गोपनीय कार्य कर रहा था। मेरे बाहर गार्ड बैठा था जो अर्दली है और ये लोग नारे लगाते हुए आए हैं और मेरे अर्दली के मना करने के बावजूद जबरन उस कमरे में घुसे हैं। कमरे में घुस करके इन्होंने जो है कूड़ा फेंका और शराब की बोतलें मेरे ऊपर फेंकी, तो उससे बचाव में मैं भी पीछे हटकर फिर इनको वो हुआ, बचाया किसी तरह मैंने अपना। और इस प्रकार की अनुशासनहीनता कॉलेज में ठीक नहीं। लेकिन शराब की बोतलें ना तो किसी कक्ष में मिली ना किसी कार्यालय में मिली। 14 एकड़ के कैंपस में अगर कहीं कुछ मिलती है, हम लोग निरंतर सफाई अभियान चलाते रहते हैं और इस प्रकार की कुछ चीज होती है उसको रोकथाम भी करते हैं। पहले पीछे के हिस्से में होता था तो हमने वहाँ पूरे कांच लगवाए, बाउंड्री वॉल में वहाँ रुकवाया, बाहर की बाउंड्री बनवाई, साइड की बाउंड्री बनवाई। इसके बावजूद भी अवांछित तत्व कुछ ना कुछ कॉलेज में आ जाते हैं, उनके रोकथाम के निरंतर प्रयास करते रहते हैं हम लोग। होता है, साफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सफाई अभियान भी हमारा चलता है, कॉलेज प्रशासन कब से चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
जब कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है दारू की बोतल भारी संख्या में मैंने देखी नजर पड़ी थी, तो मैंने प्राचार्य महोदय जी को हमने आज विरोध प्रदर्शन कराया और यहाँ पे हमारे तो प्राचार्य महोदय जी का इस्तीफा, अगर इस्तीफा तो जरा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर प्राचार्य महोदय जी का ट्रांसफर यहाँ से चाहता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बकरा ईद के त्योहार को शांतिपूर्वक एवं सौहार्द के माहौल में मनाने को लेकर रामनगर कोतवाली परिसर में प्रशासन के द्वारा एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम प्रमोद कुमार के द्वारा की गई। आपको बताते चले कि उनके द्वारा तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिसमें आपको बता दें कि बैठक में ईद को लेकर सुरक्षा, साफ सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था को विशेष रूप से इस पर ध्यान देने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। तो आपको बताते चले कि जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आगामी दिनों में ईद का पर्व आने वाला है और जिसको लेकर जहां समुदाय में उत्साह है, तो वहीं आपको बता दें कि तमाम तरीके की गाइडलाइंस के साथ प्रशासन की ओर से भी चेतावनी दी गई है। जहां आपको बताते चले कि साफ तौर पर प्रशासन की ओर से रामनगर में अलर्ट किया गया है कि कहीं भी बकरा ईद का पर्व खुले पब्लिक प्लेसेस में ना बनाया जाए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सोशल मीडिया को देखते हुए भी तमाम तरीके की गाइडलाइंस को बताया गया है और साथ ही साथ यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार यदि किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की वीडियोस और फोटोज डालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और वहीं आपको बताते चले कि रामनगर में भी इसी को लेकर आज ये प्रशासन की ओर से बैठक की गई। 7 तारीख को बनाया जाएगा, उसमें हम लोग 6 से 11 बजे तक लाइट और पानी की व्यवस्था हम लोग पूरी रखेंगे और साथ ही मेरे द्वारा सभी से अनुरोध ये भी किया गया कि कुर्बानी जो भी हो अब एक पर्दे में रखें और सही तरीके से रखेंगे। नालियों में किसी भी तरह से खून वगैरह ना बहाएं और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुर्बानी का कोई वीडियो वायरल ना हो सोशल मीडिया पे और ट्रिपल राइडिंग से सब लोग बचें और वैधानिक कुर्बानी करें, कोई ऐसी कुर्बानी ना करें जिससे लेकर के रमजान वगैरह जो शकीर भाई की सदारत में इमाम साहब लेटर चले कि ईद के त्योहार को लेकर तमाम तरीके की गाइडलाइंस रामनगर में घोषित कर दी गई है और जिसमें आपको बताते चले कि प्रशासन ने साफ तौर पर इस बात की चेतावनी दी है कि यदि गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो इस बार कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि पब्लिक प्लेसेस में किसी भी तरीके से कुर्बानी ना दी जाए और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी इन वीडियोस और फोटोज को अपलोड ना किया जाए। तो वहीं आपको बताते चले कि शांति समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें प्रशासन की ओर से तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ तमाम गाइडलाइंस बताई गई हैं। बकरा ईद को लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से सतर्क है। आपको बताते चले कि बैठक में तमाम बड़े अधिकारी भी आज मौजूद रहे और जिनकी ओर से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिसको लेकर अब ईद के पर्व को लेकर पूरे तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो आपको बताते चले कि बकरा ईद को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम तरीके के गाइडलाइंस के साथ साथ अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर जनता को चेतावनी दे दी गई है कि यदि किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि बकरा ईद को लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो नालियां हैं उनमें भी खून को बहाने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया गया है और खून को खाली जगह पर मिट्टी में दबाने की बात जो है वो कही गई है और तमाम तरीके के अन्य कई गाइडलाइंस हैं जिनके पालन के अनुरूप ही बकरा ईद का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि रामनगर में आज पुलिस प्रशासन की ओर से एक अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल रहे और इस शांति समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और जिसमें खुले में कुर्बानी देने को लेकर साफ तौर पर मना कर दिया गया है और साथ ही साथ तमाम ऐसी बातें हैं जो आज इस बैठक में फैसले लिए गए हैं और लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से हम पब्लिक प्लेसेस में कुर्बानी ना करें, क्योंकि यह जो है तमाम तरीके से दूसरों के लिए
एक आपत्तिजनक गतिविधियां हो सकती हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया को लेकर भी तमाम तरीके की बातें कही गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर सच हो या फिर झूठ, वो अफवाहें जो है वो उड़ने में समय नहीं लगता। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम तरीके की ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट होती हैं जो किसी के लिए बेहद आपत्ति बन सकती हैं। तो इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से तमाम तरीके की गाइडलाइंस दी गई हैं, फैसले सुनाए गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का वीडियो और फोटो अपलोड करने पर सख्त मनाही की गई है। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुडियाकी क्षेत्र में आज सुबह हाईवे के निकट एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के द्वारा शव को देखे जाने के बाद मामले की सूचना मंगलोर पुलिस को दी गई और जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। वहीं आपको बताते चले मामले पर जानकारी देते हुए एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि आज सुबह अज्ञात शव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अभी जो आप बता रहे हैं वो मंगलौर में एक पुल के पास नीचे पड़ी बॉडी थी, सूचना मिली पुलिस को। तो बताते कुछ वो विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति काफ़ी दिनों से वहाँ आसपास घूम रहा था। अभी फ़िलहाल आइडेंटिटी क्लियर नहीं हुई है, कोई मौत का कारण या कोई हत्या का इस टाइप का सिम्टम अभी नहीं मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें क्लियर होंगी और थाने को बताया है कि वो इसके आइडेंटिटी को क्लियर करने के लिए जो SOP होती है उसको फुलफिल करें। इसके पास से कुछ बरामद हुआ? अब खबर हरिद्वार से है, जहां दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। दरअसल मोमबत्ती के कारण झोपड़ी में आग लग गई, जहां आपको बताते चले कि और जिससे 3 मासूम इसमें झुलसकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। ये गौरीशंकर पार्किंग में कोई झोपड़ी बना के सोनू नाम का व्यक्ति रह रहा था अपने परिवार के साथ। तो बताते हैं कि वो और उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। तो जो 2 बेटियां और पति पत्नी तो बाहर सो रहे थे और 2 बेटे जो हैं वो अंदर सो रहे थे। तो वो मोमबत्ती बता रहे हैं जली हुई छोड़ गए थे। तो उसी में जो पन्नी जली थी ऊपर डली थी झोपड़ी में, उसने आग पकड़ ली है। तो उससे जो है वो झोपड़ी में आग लगने से जो बच्चे अंदर सो रहे थे उसमें एक बच्चा कृष्णा वो झुलस गया काफ़ी, उसकी डेथ हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।